नमस्कार साथियों। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके इस वार्म सहयोग और स्नेह के लिए। जो आज की वीडियो है उसका मुद्दा है जो जीएस के चारों विषय हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। इनके जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो मैंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। मैं उनको आपको बताने वाला हूँ और उन्हें सब टॉपिक में डिवाइड कर आप कैसे उन्हें तैयार कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर बताऊँगा। मैंने ये जो भी टॉपिक हैं, ये जो पुराने प्रश्न पत्र की ये किताब है, मैंने इसके लगभग 50 पुराने प्रश्न पत्रों को देखा और इन्हीं में से इन सभी जो जीएस के टॉपिक हैं उनको आइडेंटिफाई कर रखा है और मैंने पाया कि ये जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा इन्हीं से लगातार प्रश्न बन रहे हैं। लगभग 90% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बने हैं। इसलिए अगर आप जीएस को अच्छी तरह कवर करना चाहते हैं और पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप इन टॉपिक्स को जरूर से जरूर कवर करिए और अच्छे से इन्हें तैयार करिए, आपका भी बेहतर स्कोर अवश्य आएगा। और अगर आप जीएस में अपनी कमांड बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी जरूर देखिए, बशर्ते ये थोड़ी लंबी होगी लेकिन अल्टीमेटली आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगी। सबसे पहले अगर आप अभी लाइब्रेरी में हैं या फिर अपने स्टडी टेबल पर हैं तो उनके लिए तो ठीक है। बाकी अगर कोई अन्य लोग ऐसे ही देखने बैठ गए हैं तो पहले वीडियो को पॉज करिए, कुछ पेन पेंसिल लेकर आइए, क्योंकि जो भी चीज़ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वो आपको ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन करनी है और उस रणनीति को भी नोट डाउन करना है कि हम जीएस को कैसे टैकल करें। तो मैं इस वीडियो को पहले शुरू करने से पहले इस मुद्दे को कुछ जो आपके डाउट हैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे जीएस के अलावा जो भी हैं, उत्तराखंड हो गया, हिंदी, कंप्यूटर और जीएस और रीजनिंग जैसे। तो उत्तराखंड में कह रहे हैं कि जो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि मैंने 3 किताबें पढ़ी, दो, एक तो परीक्षावाणी बीएस ने की और तीसरी किताब यही है जो ये पीवाईक्यू की बुक है ना, ये तीसरी किताब है और ये तीसरा अंग है उसका। अगर आपको मतलब उत्तराखंड में मास्टर करना है तो इसको भी जरूर से करना है। इसके जो भी प्रश्न पत्र हैं इन सभी को पूरी तरह कवर करिए। तो ये उत्तराखंड की बात होगी। और जो हिंदी और कंप्यूटर की बात है तो हिंदी में मैंने कहा था कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, तो वो मैं टेलीग्राम पे साझा कर ही रहा हूँ और कंप्यूटर के नोट्स भी मैंने टेलीग्राम पर साझा किए हैं। बशर्ते वो नोट्स मैंने अपने पढ़ने के मकसद से बना रखे हैं ना, इसलिए क्योंकि मल्टीपल टाइम रिवीजन भी किया है तो आपको थोड़ा वो अस्पष्ट से लग सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि नोट्स बनाएं कैसे, क्योंकि वो 20-30 पन्ने के हैं, आप कहीं से भी बनाएं लेकिन उस नोट्स को पूरा मतलब हर चीज़ आपको याद हो, ताकि एग्जाम में जो अन्य क्वेश्चन भी आए ना जो उस नोट्स से बाहर भी हों तो आप कम से कम ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर पाएँ। तो ये तैयारी आपकी तभी होगी जब आपने चाहे 20 पन्ने के बनाए चाहे 30 पन्ने के, उन्हें पूरा मगअप करना है। तो कंप्यूटर के नोट्स मैंने साझा किए हैं, हिंदी के नोट्स भी मैं साझा कर दूंगा और रीजनिंग भी कह रहे हैं कोई पढ़ाओ, तो मैं रीजनिंग क्या ही मतलब आपके पास पूरा इंटरनेट है, यूट्यूब है, वहाँ से पूरी आप मास्टर बन सकते हैं जीएस रीजनिंग में। मैं यहाँ इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको जीएस संबंधित गाइडेंस देनी है मतलब। और जो उत्तराखंड या फिर अन्य कुछ जो डायनेमिक करंट होते हैं वो आगे मैं उसमें भी जरूर आपको गाइड करूँगा, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है वो जीएस से ही संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले मैं पॉलिटी के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आपको बताऊंगा और अगर आपने टॉपिक करे भी है ना, एक बार लिख लिए और मैं अगर नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा आपको तो आपको समझ आ जाएगा कि मतलब क्या ये सच में काम आने वाले हैं। फिर पीवाईक्यू के आधार पर आप इस सब का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो मैं पॉलिटी के सभी टॉपिक्स बताने वाला हूँ। 15 टॉपिक मैंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, आप जरूर से इन्हें नोट डाउन करिए और मेरे साथ जरूर से लिखते भी। तो पहला टॉपिक जो इसमें है वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आप भी इन्हें मेरे साथ नोट डाउन करते रहिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का तात्पर्य यह है क्योंकि जब संविधान बना था ना, वो तो 1949 में बना, उससे पहले भी तो अंग्रेजों ने राज किया ना यहाँ। तो उन्होंने कैसे राज किया, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है उससे लेकर 1947 के भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम था उस दौरान तक क्या क्या प्रक्रियाएं हुई, ये है संविधान की पुरानी पृष्ठभूमि। इसी से कई चीजें लेकर हमने अपना नया संविधान भी बनाया है। तो 2 भाग हैं इसके भी, 1773 से 1858 तक जब तक कि कंपनी का राज था, फिर 58 से लेकर 1947 तक जब जो क्राउन का राज था ब्रिटिश, वो है। अभी मैं केवल मतलब टॉपिक ही बता रहा हूँ तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मैंने बताया ये चीज़ करनी है आपको। फिर जो दूसरा टॉपिक है वो है संविधान, जो हमारा संविधान बना है ना वो और उसकी विशेषताएं। संविधान कैसे बना, उसको कितने लोगों ने बनाया, क्या क्या समितियां बनी, और जैसे हम पुराने से जैसे सभी स्वतंत्रता सेनानी जो भी थे 1947 के बाद से, वो कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, ये सभी प्रक्रियाएं संविधान बनने की प्रक्रिया आपको ये करनी है। फिर इसकी विशेषताएं, जैसे हम कहते हैं भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है
और कई स्रोतों से विहित है, और यहाँ संघीय व्यवस्था भी है और संसदीय व्यवस्था भी है। तो ये जितने भी विशेषताएं हैं ना, इसको आपको ये नोट डाउन करनी है और समझनी है कि ये अर्थ क्या होता है इसका। जैसे हम कहते हैं कि भारतीय संविधान है जो एकात्मक भी है लेकिन संघीय भी है, तो इसका अर्थ क्या है, ये समझ के आपको पढ़ना है। तो ये इसकी विशेषताएं हुई। और आगे इसमें है कि जो संविधान है ना, इसमें संशोधन कैसे होता है, संशोधन की प्रक्रिया, संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया, ये भी इसी में शामिल होगा। और संविधान में जो हम पढ़ते हैं एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, 1973 में जो केशवानंद भारती मामला आया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का एक अपना बेसिक ढांचा है, आप उसे नहीं बदल सकते, तो वो क्या है, उसके पीछे भी एक पूरी कहानी। आप शॉर्टकट पे बिल्कुल मत जाइएगा, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको अच्छी तरह फॉलो करिएगा और परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। एक संशोधन हो गया, और इसमें फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा, ये दूसरा टॉपिक कवर हो गया। आपको सभी के लगभग 4 से 5 पन्ने के A4 साइज में नोट्स बना के रख लेने हैं, बस उन्हें मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, आपको भटकना नहीं है ना। कि इसके अलावा अगर आप और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हो सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो यही है। इसके बाद इसमें है जो है वो प्रस्तावना होगी, प्रस्तावना, फिर है मूल अधिकार, फिर है डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, मूल अधिकार के बाद चौथे भाग में वो, फिर मूल कर्तव्य, ये सभी एक ही टॉपिक में शामिल किए जाएंगे। प्रस्तावना करिए, फिर मूल अधिकार जो दूसरे भाग में है, फिर डीपीएसपी, फिर मूल कर्तव्य। हालांकि इसके पहला भाग जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, लेकिन मुझे वो उतना महत्वपूर्ण नहीं लगा। लेकिन आपको मैं उसके नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि साथ में हर चीज को लेकर तो चलना है, लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण उस पर ज्यादा ध्यान देना। ये तीसरा टॉपिक हो गया। इसके बाद जो चौथा टॉपिक आएगा वो आएगा जो सरकार का स्वरूप होता है। जैसे हम कहते हैं भारत में संसदीय स्वरूप है, यहाँ की राष्ट्रपति नामित होता है और प्रधानमंत्री के पास पावर होती है। लेकिन अमेरिका में जहाँ केवल अध्यक्षीय प्रणाली है, वहाँ प्रधानमंत्री होता ही नहीं, जो राष्ट्रपति होता है वही नामित भी होता है, वही प्रमुख भी होता है। तो दोनों को समझते हुए चलेंगे। तो इसमें टॉपिक है सरकार के स्वरूप, सरकार के स्वरूप। इसमें शामिल होगा हमारा संसदीय व्यवस्था, और अध्यक्षीय व्यवस्था। ये है सरकार के स्वरूप, ये हमारा चौथा टॉपिक हो गया। अब अगर जो पांचवा टॉपिक है उसकी बात करूं तो वो आपातकाल है, वो भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपातकाल, आपातकाल 5 टॉपिक हुए। ऐसे ही अभी 10 टॉपिक और हैं, आप नोट डाउन करते रहिए। मैं ऊपर से फिर अगर नहीं उतार रखा है तो आप पॉज करके फिर उतार लीजिए, मैं ऊपर से हटाते जाऊंगा इन्हें। फिर इसका अगला टॉपिक होगा जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है उनके बीच क्या संबंध हैं, और जो राज्य है जैसे केंद्र और राज्य के बीच एक संबंध, फिर राज्य और राज्य के बीच एक संबंध। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये भी आपको करने हैं। एक हो गया केंद्र राज्य संबंध, और इसी का दूसरा भाग है अंतरराज्यीय संबंध, अंतरराज्यीय संबंध। जैसे हमने अंतरराज्यीय संबंध में पढ़ रखा है, जैसे आर्टिकल 263 है जिसमें बता रखा है एक अंतरराज्यीय परिषद होगी। 262 में बता रखा है कि जो नदी विवाद होंगे उससे संबंधित राष्ट्रपति कोई कमीशन बना सकता है। लेकिन इसके पीछे समझने वाली बात यह है कि जो ये संघीय व्यवस्था है ना, उसका ये एक इंटरनल फीचर है। मतलब अगर कभी आता है कि जो अंतरराज्यीय संबंध में जो अंतरराज्यीय परिषद है, क्या वो एकात्मकता की ओर हमें निर्देशित करती है या फिर संघीय व्यवस्था की ओर, तो वो एक संघीय व्यवस्था का फीचर है। इसलिए आपको केवल आर्टिकल पे ध्यान नहीं देना है, इसकी जो पीछे की कहानी है वो भी समझनी है। ये अगला टॉपिक हो गया। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है केंद्र सरकार, मतलब जो सरकार है वो है। अब आपको पता है सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीनों के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे मैं अगला टॉपिक है केंद्र सरकार ना, केंद्र सरकार। अब इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। इसके जो 3 भाग हैं, एक हो गया विधायिका,
एक विधायिका, फिर हो गया कार्यपालिका, फिर हो गया न्यायपालिका। अब विधायिका में आपको पता है जो संसद है वो आती है और उसकी समितियां आती हैं। तो विधायिका में आएगा संसद और उसकी समितियां, संसद वो समितियां, संसद की ही समितियां हुई है, ये विधायिका में पढ़ेंगे। कार्यपालिका में मतलब जो सरकार में लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो उनकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, COM कहते हैं जिसे, इसमें आएगा राष्ट्रपति। फिर दूसरे नंबर पे आता है उपराष्ट्रपति, फिर है प्रधानमंत्री, फिर आई मंत्रिपरिषद। ये हमारी कार्यपालिका में शामिल हुए। बशर्ते कार्यपालिका में जो एक अन्य हम उसको शामिल करते हैं कैग को, लेकिन वो एक अपनी व्यवस्था है उसकी, उसको आगे पढ़ेंगे हम। ये कार्यपालिका में शामिल। और न्यायपालिका में वही सुप्रीम कोर्ट, ये न्यायपालिका में है। ये केंद्रीय सरकार का स्ट्रक्चर है। आपको अगर ऐसे पूरे स्ट्रक्चर से चलो ना तो आपका कोई जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो छूटेगा ही नहीं। लेकिन पहले आपको ये बनाने जरूर से बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें पढ़ोगे, आपने सब कवर कर रखा है लेकिन आपको पता है अगर मंत्रिपरिषद नहीं करी तो आपको पता है ये यहाँ पे आपने नोट डाउन कर रखा है, ये तो मेरी हुई नहीं है, मतलब आपका एक सिलेबस है उसी का ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। ये केंद्र सरकार है। अब इसी स्ट्रक्चर में अगर मैं, ये आपने उतार दिया होगा, मैं राज्य सरकार को बिठाता हूँ। अब आई राज्य सरकार, मैं तो स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार। जो राज्य सरकार है उसके भी 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन वहां जो अब वहां सेंटर में संसद होती है तो यहां होगी आपकी विधानमंडल। जैसे सेंटर में संसद होती है ना, तो यहाँ विधानमंडल वो उसकी समितियां होंगी। और जैसे अब कार्यपालिका में भी सेंटर, आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, क्योंकि जो हमारी सरकारी संसदीय व्यवस्था होती है ना, यहाँ अगर संघीय स्वरूप अपना रखा है तो इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य में दोनों जगह सरकार होगी, दोनों अपनी पैरेलल फॉर्म होगी। जो स्ट्रक्चर आपको सेंटर में दिखता है वही राज्य में भी दिखेगा, बशर्ते नाम चेंज हो जाएंगे। सेंटर में हम उसे राष्ट्रपति कहते हैं, तो राज्य में वो राज्यपाल हो जाएगा, राज्यपाल होगा। और अब जैसे उपराष्ट्रपति होता है तो राज्य में उपराज्यपाल नहीं होता है, कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, वो केंद्र शासित प्रदेशों में होता है। हाँ? तो अगर राज्य की बात करें तो राज्यपाल हो गया, और सेंटर में प्रधानमंत्री होता है तो राज्य में मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री। और सेंटर में भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, राज्य में भी मंत्रिपरिषद होती है। ये कार्यपालिका होगी। और न्यायपालिका की बात करें तो सेंटर में तो एक सुप्रीम कोर्ट होता है, सभी जो उच्च न्यायालय हैं उनको रेगुलेट करता है, और राज्य में हर राज्य सरकार की अपना एक हाईकोर्ट होता है। तो ये राज्य सरकार का स्ट्रक्चर भी बन गया। इसके बाद के जो टॉपिक हैं वो मैं आपको बताऊं तो इसके बाद देखो, अगर हमने हायरार्की में आ रखी है ना, केंद्र सरकार पढ़ा, फिर राज्य सरकार पढ़ा, अब स्थानीय सरकार। आप जो संविधान की विशेषताएं बताए ना मैंने आपको, उसमें आपको ये इंटरनल फीचर याद होने चाहिए कि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय रूप पाया जाता है सरकार का। ये भी एक संविधान की विशेषता में शामिल है, क्योंकि विश्व के अन्य देशों में ये वाली व्यवस्था है ही नहीं। तो आप ये जो हर चीज को आपको कवर करना है वो मैं आपको अपने नोट्स से समझाऊंगा ही। जो आपको समझ नहीं आएगा आप कहीं से भी उसे पढ़ सकते हैं। ये हुआ राज्य सरकार। अब आते हैं हम स्थानीय सरकार पर। अगर मैं स्थानीय सरकार की बात करूं तो यहां हम लोग 2 चीजें पढ़ते हैं। स्थानीय सरकार में एक तो होते हैं जो शहरी इलाकों के लिए होती है एक व्यवस्था होती है जो गांव के लिए होती है, एक होता है जो शहरी इलाके हैं उनके लिए होती है नगर निगम। बशर्ते इसके भी अन्य फीचर होते हैं, जैसे हम नगर निगम कहते हैं, कहीं नगर पालिका कहते हैं, कहीं नगर पंचायत कहते हैं। इसके भीतर क्या अंतर है ये सब बाद में समझे जाएंगे। नगर निगम और जो अन्य इलाके हैं उनके लिए पंचायती राज व्यवस्था। ये हो गया, ये स्थानीय सरकार का स्वरूप है। अगर देखिए आपने अनुच्छेद 12 पढ़ा होगा ना, और एक अनुच्छेद 36 भी है, जो मूल अधिकार में 12, DPSP में 36, उसमें बता रखा है राज्य की परिभाषा दे रखी है। वहां राज्य एक जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये राज्यों की बात नहीं है, वहां एक सोवरेन टेरिटरी की बात करी गई है।
जैसे भारत कोई वहाँ एक राज्य का है, फिर वहाँ वो कहते हैं कि राज्य में क्या क्या शामिल होता है। अगर आपने केवल ये टॉपिक को डिफरेंस मतलब अलग अलग सब टॉपिक में डिवाइड भी कर रखा है ना, तो आपका बन जाएगा। जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ये सभी उस राज्य की परिभाषा में आ जाते हैं। देखिए ये स्थानीय सरकार हो गई, ये अन्य अगला टॉपिक हो गया। और इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय का तात्पर्य यह है कि जिन बॉडीज का उल्लेख संविधान में ही कर रखा है, जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, और जैसे यूपीएससी हो गया, जैसे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे 102वें संविधान संशोधन से जुड़ा, फिर अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338, अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338A, ऐसे ही ये संवैधानिक निकाय आते हैं। इनको सबको अलग अलग पढ़ना है। फिर अगला टॉपिक है गैर संवैधानिक आयोग। गैर संवैधानिक आयोग का तात्पर्य है जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, जैसे नीति आयोग हो गया। इनको हम संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन फिर भी एक इंटरनल बॉडी है, तो ये गैर संवैधानिक आयोग भी ऐसे हम पढ़ेंगे। तो जो पॉलिटी के सभी 15 टॉपिक थे वो मैंने आपको बताए, बाकी जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे मैं उनको आपको आगे बताते रहूंगा। ये सभी मैंने पॉलिटी के लिए बताया था। अब जो मैंने दूसरा विषय लिया है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री भी मतलब मुझे लगता है कि जो ये चारों विषय है ना जी, उसमें सबसे अनआइडेंटिफाइड जो एरिया है वो हिस्ट्री ही है, क्योंकि इसमें इतनी किताबें हैं। मतलब अगर आपको टॉपिक पता है कि मेरे को ये करना है तो आप इसमें लिमिटेड समय में अच्छी तैयारी कर पाओगे। और यहाँ समझने से ज़्यादा रटने वालों का ज़्यादा चांस है, क्योंकि यहाँ एक आपको थियोरी तो पता होनी चाहिए क्रोनोलॉजी में कि ये था, फिर ये आए, फिर ये आए, और ऐसा ऐसा इन्होंने किया, लेकिन जो इसके फैक्ट हैं वो फैक्ट बहुत ज़्यादा है, वो आपको प्योरली मगअप ही करने हैं ज़्यादा। तो मैं इसके भी मतलब मैंने सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं। हिस्ट्री में 3 भाग हैं, एक तो प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत, फिर एक आधुनिक भारत। हर एक के मैंने टॉपिक आइडेंटिफाई कर रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको प्राचीन भारत के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में बताता हूँ। प्राचीन भारत में जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वो सिंधु सभ्यता का काल पढ़ते हैं, जो हड़प्पा काल कहते हैं ना, हड़प्पा काल। उससे पहले भी एक पाषाण काल है, लेकिन मतलब उससे कभी मतलब जो ये 50 प्रश्न पत्र मैंने इसमें तक 50 मतलब हुआ 5000 क्वेश्चन ना, उसमें जीएस के अगर हम 2000 क्वेश्चन भी माने तो उसमें केवल 2 या 3 क्वेश्चन थे जो पाषाण काल से आए थे। तो मतलब यही स्कोरिंग, यही आइडेंटिफाई करना है कि अगर वहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि बहुत कम आएगा वहाँ से चांस, लेकिन आप कर सकते हो। लेकिन जो स्कोरिंग एरिया है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। हड़प्पा काल हो गया एक, आपको इसके साथ जो इसका काल क्रम है ना वो भी याद रखना है। जैसे हड़प्पा काल को हम कहते हैं 2500 ईसा पूर्व से 1700 तक पढ़ते हैं अमूमन, बाकी कईयों ने इसके अलग अलग काल भी बताए, लेकिन जो मान्यता प्राप्त अधिक है वो यही है, हड़प्पा काल। उसके बाद आता है जो ये नगरीय सभ्यता थी, फिर ग्रामीण सभ्यता में आते हैं, जैसे वैदिक काल पढ़ते हैं। इसके बाद हम वैदिक काल। अब जो वैदिक काल है वो भी 2 भागों में बटा है, क्योंकि दोनों की जो प्रकृति है वो चेंज हो जाती है। एक तो ऋग्वैदिक काल हो गया 1500 से 1000 तक का पीरियड ईस्वी पूर्व। फिर उत्तर वैदिक काल आता है, जब समाज अधिक कठोर होने लग गया था ना, मतलब जैसे ब्राह्मण धर्म अपने वर्चस्व पे आने लग गया था, तो कई प्रैक्टिसेस रिग्रेसिव प्रति मतलब बहुत ही जो मतलब रिग्रेसिव होने लगी थी, वो प्रैक्टिसेस यहाँ पर आ गई थी। तो वैदिक काल में 2 आते हैं, एक तो ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक, और एक उत्तर वैदिक। अगर इन्हें आप केवल वन लाइनर से पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऋग्वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक पीरियड में अंतर क्या है। अगर हमने इसको दो भागों में बांटा है तो कुछ तो बदलाव आया होगा, तभी तो हमने 2 भागों में बांटा है। तो आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाकर चलिए। अगर मैं इनका काल विभाजन करूं तो यह 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और जो उत्तर वैदिक पीरियड है वो है 1000 से 500 ईसा पूर्व। ये वैदिक काल हो गया। इसके बाद हम जब आते हैं तो महाजनपद काल आता है, मतलब जब महापद्मनंद का वंश पढ़ते हैं ना हम लोग, हर्यक वंश हो गया, फिर नंद वंश हो गया, ये सभी आते हैं, तो इनसे हम लोग महाजनपद काल कहते हैं। महाजनपद काल ये 600 से तकरीबन हम 300 ईसा पूर्व तक पढ़ते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण ये काल विभाजन है। हाँ, आपको क्रोनोलॉजी पता ही होनी चाहिए हिस्ट्री में। क्रोनोलॉजी पता है तो आप थोड़ा गैस भी कर पाओगे ना। लॉजिक जो कहते हैं हम एग्जाम में कि अगर ऑप्शन नहीं भी आ रहे हैं फिर भी हम थोड़ा तिकड़म बिठा के, मतलब अगर आपको ये पता हो तो, जैसे हम कहते हैं तुक्का लगाते हैं ना, वो तुक्का नहीं होता है, वो आपके पीछे का ज्ञान है कि आपने जो अतिरिक्त कर रखा है ना, मतलब एफर्ट, वही आपके ऐसे प्रश्न को हल करा देगा जो आपने कभी पढ़े ही नहीं। फिर जब महाजनपद काल के दौरान हम 600 से 563 ईसा पूर्व से बौद्ध और जैन धर्म भी देखते हैं। तो उसके बाद का जो महत्वपूर्ण युग है वो है बौद्ध व जैन धर्म। ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। मतलब यहाँ से आप किसी भी एग्जाम में ले लिए क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो आपको ये सभी महत्वपूर्ण है, आपको सभी को मतलब इसमें मास्टरी हासिल करनी ही पड़ेगी। बौद्ध और जैन धर्म वो इसी के दौरान हुआ था। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो वो मौर्य काल पढ़ते हैं। मौर्य काल, मौर्य काल हम पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल की वो नींव रखी। उसके बाद तकरीबन 198 ईसा पूर्व तक ये काल चलता रहा। अगर मैं एक मोटा मोटा आइडिया मतलब आइडेंटिफाई करूँ तो 321 ईसा पूर्व से 198 ईसा पूर्व ये मौर्य काल हुआ। अब क्योंकि मौर्य काल में जो है ब्राह्मण धर्म को भी बेहद संरक्षण मिलने लग गया था, तो मतलब जो बौद्ध और जैन धर्म है मतलब लिबरलाइजेशन की तरफ, मतलब थोड़ा उदार विचारों के साथ होने लग गया था। तो फिर इसके बाद के जो पीरियड आएंगे वो ब्राह्मण वंश आएंगे। जैसे हम पढ़ते हैं कण्व वंश हो गया, फिर वासुदेव वंश हो गया, वो सभी जैसे शुंग वंश कहते हैं हम लोग, पुष्यमित्र शुंग ने रखा, फिर कण्व वंश हो गया, फिर उसके बाद सातवाहनों का काल आता है। ये सभी ब्राह्मण धर्म को मतलब अधिक सपोर्ट करते थे। तो इसके बाद ब्राह्मण धर्म जो हम पहले पढ़ते हैं वो बहुत मतलब रिग्रेसिव विचारों को रखता था, मतलब कि जो अपने को वर्चस्व स्थापित करने में ना, तो फिर ये इनके बीच कैसे मतलब एक दूसरे के बीच इनका प्रतिद्वंदिता बढ़ी, ये सभी इसी काल में पढ़ते हैं हम लोग। फिर मौर्य काल के बाद जो ब्राह्मण धर्म का काल है वो है 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व से, क्योंकि 198 में हमने खत्म किया ना, तो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का काल, राजनीतिक काल इस दौरान का, जिस दौरान हम पढ़ते हैं कि जो बाहरी आक्रमणकर्ता थे, जैसे सिंध यूनान साइड से आए थे, जैसे शक हो गए, पहलव हो गए, कुषाण हो गए, फिर हिंद बैक्टीरियाई कहते हैं, ये सभी कैसे आए और इन्होंने कैसे हमारी जो डेमोग्राफी थी, कैसे हमारी संस्कृति को चेंज किया। जैसे हम कुषाण वंश का पढ़ते हैं, उसी दौरान कनिष्क के काल में ही जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान दोनों विभाजित हो गया था ना। जैसे महायान फिर ईश्वर को आस्था मानने लग गया था, जबकि हीनयान ईश्वर में कोई विश्वास नहीं रखता था। तो इसने हमारी सोसाइटी को भी चेंज किया। कई जो ये सभी लोग आए ये हमारी ही सोसाइटी में शामिल हो गए। जैसे हम आज है ना, हम में से कई लोग कुषाणों के ही वंशज होंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी यहीं का धर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया। जैसे भागवत धर्म विकसित हुआ, ये सभी चीजें इस काल में हुई थी। तो इसको भी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो काल आता है वो है गुप्त और वाकाटक वंश। इसके बाद का जो महत्वपूर्ण वंश आएगा वो गुप्त और वाकाटकों का ही आएगा, जिन्होंने फिर तो उन्होंने मतलब पूरा जो आजकल का हिंदू धर्म देख लो, आजकल का भागवत धर्म देख लो, आजकल का ब्राह्मण धर्म देख लो, जो सब मतलब इनके विकसित होने की जो मूल जगह मतलब मूल समय माने तो वो गुप्त काल से ही जो आज का फॉर्म है ना ये डेवलप होना शुरू हो गया था। अगर गुप्त सातवाहनों के बाद गुप्त काल उत्तर में अस्तित्व में आया, गुप्त काल गुप्त वंश था जो, और नीचे वाकाटक लोग अस्तित्व में आए। वाकाटक इनका टाइम पीरियड वही जैसे 300 के बाद 600 ईसा पूर्व तक, बशर्ते इनमें कुछ कुछ लोग और भी आते जाएंगे, छोटी छोटी प्रजातियां, वो मतलब नोट्स में शामिल करी जाएंगी। ये हुआ। इसके बाद का पीरियड बताया जाए तो वो था हर्ष का काल। जो पुष्यभूति वंश पढ़ते हैं ना, पुष्यभूति वंश, वो जब हर्ष अस्तित्व में आया उसी दौरान से शामिल हुआ। इसके बाद का है हर्ष काल। हर्ष यहाँ राजा का नाम है। हाँ, हर्ष काल जो कि 609 में राजा बना और 647 तक रहा। फिर कुछ इससे पहले भी इसके वंश में होंगे, कुछ इसके बाद भी वंश में होंगे। तो इसका अगर हम आइडिया लगाएं तो 600 से लेके तकरीबन 700 तक कह सकते हैं ये काल हुआ, हर्ष काल। इसके बाद हर्षोत्तर काल आता है, जिसमें हम क्योंकि ऊपर हर्ष के बाद ऊपर जो उत्तर भारत था वहाँ छोटे छोटे राजवंश आने लग गए थे, और दक्षिण में चोल, पांड्या, चेर ये सभी लोग आने लग गए थे। तो इनके बीच क्लैश भी होने लग गए थे। तो ये सभी चीजें हर्षोत्तर काल में पड़ी जाती हैं। हर्षोत्तर काल ये इससे आगे का काल है। तो ये है एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब जो प्राचीन भारत कहते हैं ना वो हर्षोत्तर काल तक ही आता है। मतलब चोल वंशों का जो प्रभुत्व था वहां तक आता है।
फिर अभी जो अगला है वो है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत की बात की जाए तो जब ये छोटे छोटे वंश सामने आने लगे थे, इस बीच भी एक मतलब बेहद कॉम्प्लेक्स माहौल बन गया था, ऊपर नीचे छोटे छोटे राजवंश ऊपर भी अस्तित्व में थे, छोटे छोटे नीचे भी थे, आपस में उन्होंने क्लैश किया। तो हम 1000 से 1200 ईस्वी तक का राजनीतिक काल पढ़ते हैं। इसमें जैसे हम लोग चौहान वंश पढ़ते हैं, गढ़वाल वंश पढ़ते हैं, ऐसे ही कई उत्तर मतलब मध्य प्रांतीय राज्य हैं, उनके बारे में इस काल में पढ़ा जाता है। फिर इन सभी का समापन करने के लिए मतलब इन सभी को विजिट करते हुए दिल्ली सल्तनत अस्तित्व में आई थी। वो फिर अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत अस्तित्व में आ गई थी। फिर इसके बाद जो हुआ, कुछ जो महत्वपूर्ण वंश थे हम पढ़ते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत थी ना, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ते हैं हम, 1324 से 1351 तक का काल है। उसके दौरान ही जैसे विजयनगर एम्पायर अस्तित्व में आया, बहमनी एम्पायर अस्तित्व में आया। तो वो एक, क्योंकि उनकी एक सांस्कृतिक पहचान है ना, उन्होंने अपना अस्तित्व, स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आया उनका, तो ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण है। तो दिल्ली सल्तनत के बाद हम लोग कुछ उन टॉपिक्स को पढ़ते हैं, जैसे जो छोटे छोटे वंश थे जिन्होंने अपना मतलब बहुत नाम कमाया था, उनको पढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के बाद जो मध्य प्रांतीय राज्य आते हैं, मतलब प्रांतीय राज्य, इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण वही है विजयनगर साम्राज्य हो गया एक, और इसी का जो राइवलरी था इसी के दक्षिण में, वो था बहमनी साम्राज्य। ये हो गया। बाकी भी जो छोटे छोटे टॉपिक्स मतलब जो राज्य अस्तित्व में आए, उनके बारे में एक एक लाइन हम नोट्स में शामिल जरूर रहेंगे, क्योंकि उनकी जो आने की संभावना है क्वेश्चन उतनी ही है। प्रांतीय राज्य के बाद हम सीधे जो पढ़ते हैं आगे, वो मुगल साम्राज्य की ओर पढ़ते हैं, जिसने मतलब पूरे भारत को ही विजित करके एक मजबूत शासन स्थापित किया था, और मुगल शासन है जो बेहद महत्वपूर्ण भी है। इसके बाद आता है मुगल काल। जो मध्यकालीन भारत है उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल काल की, क्योंकि इनकी सांस्कृतिक व्यवस्था देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था देखिए, राजनीतिक व्यवस्था देखिए, और इनके जो हायरार्की है, राजाओं की हायरार्की, सभी से भरपूर क्वेश्चन आते हैं मतलब। तो इसलिए आपको ये तो जरूर करना ही है मुगल काल। वही हम 1526 से पढ़ते हैं और लेट 80s तक पढ़ते हैं, मतलब जब बहादुर शाह जफर तक आया था, 1800 तक ही मतलब ये आइडेंटिफाई नहीं है कब तक माने हम करके। तो आगे 18वीं सदी तक ये था, मुगल काल आया। फिर जो मुगल उत्तर मुगल काल में तो थे, और औरंगजेब तक हम मानते हैं 1707 तक मुगल एक अस्तित्व मतलब एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। लेकिन जब औरंगजेब का पतन हुआ, उसके बाद जो छोटे छोटे राजा आए वो अपने ही राजसी भोग विलास में रह गए, तो उन्हें उसके बाद मुगल काल का पतन क्रमिक रूप से होने लग गया। तो उत्तर मुगल काल पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं उत्तराधिकारी राज्य, उत्तर मुगल काल, जिसमें हम उत्तराधिकारी मतलब अगर मुगल लोग क्षीण हो रहे हैं, मुगल साम्राज्य, तो जो अन्य जैसे मराठा हो गए और मैसूर के लोग हो गए, ये जो स्वतंत्र लोग थे, जाट हो गए, सिख हो गए, इन सभी ने भी अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए मुगलों के साथ उनका जो राज्य था उससे अपना अपना भाग लेना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य आएगा, जो इन सबको भी हराकर एक पूर्ण रूप से भारत को एक गुलाम देश बना देगा। तो वो आधुनिक भारत की कहानी है। यहाँ पर तक ये मध्यकालीन भारत हो गया। अब इसके बाद जो हिस्ट्री में है वो है आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत ऐसा है क्योंकि हम थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, मतलब जो पूरा ये तो राजा साम्राज्य वाली व्यवस्थाएं हो गई। अब जो आधुनिक भारत होगा उसमें ऐसी प्रैक्टिसेस होंगी जो हमारी समझ में आएंगी और एक्चुअली हम रिलेट कर पाएंगे, और ये पढ़ने में आपको मजा भी आने वाला है। तो आधुनिक भारत, अगर मैं इसके भी 5 टॉपिक्स को आपको बताऊं तो आधुनिक भारत में सबसे पहले तो वही है यूरोपीय आगमन हो गया, यूरोपीय आगमन, और फिर संघर्ष और विस्तार। इसमें जो चीजें हैं, जैसे पहले हम पढ़ते हैं ना कि पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर जो फ्रांसीसी थे वो सब आए, आपस में ही लड़े। पहले अंग्रेजों फ्रांसीसियों को हराएंगे, फिर यहाँ के जो राज्य थे मराठाओं को हराएंगे, मैसूर को हराएंगे, पंजाब जीतेंगे, सिखों को हराएंगे, जाटों को हराएंगे, इन सभी को जीतकर वो अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। तो इस दौरान हम सभी यही पढ़ेंगे नोट्स के फॉर्म में। फिर संघर्ष और विस्तार के बाद
यहीं पर संघर्ष यहाँ के जो मूल निवासी थे, भारतीय थे, उनका भी विद्रोह होने लग गया था। जैसे 1857 का विद्रोह पढ़ते हैं हम, तो इसमें जनजातीय विद्रोह बहुत सारे होने लग गए थे अंग्रेजों के विरुद्ध। और 1857 का विद्रोह ये इसलिए महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं जनजातीय विद्रोह में, क्योंकि ये हमारी जो यूनिटी है उसको दिखाता है ना, क्योंकि हमने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष किया था। तो जनजातीय विद्रोह और 1857 का विद्रोह है। उसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, जैसे हम पुनर्जागरण का काल कहते हैं ना। जैसे राजा राम मोहन राय, उन्होंने अस्तित्व में लाए, ब्रह्म समाज लाए। दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने आर्य समाज को अस्तित्व में किया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये है, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद आता है वही सबसे महत्वपूर्ण जो गांधी युग है, गांधीयन युग कहते हैं ना। अंग्रेजों की नीतियां तो इसमें आएंगी ही शामिल। जैसे अंग्रेजों ने इसको प्रशासन तो चलाया ना, लेकिन मैं जो पॉलिटी में बताया कि संविधान बनने से पूर्व अंग्रेजों ने कैसे चलाया, हिस्ट्री का और पॉलिटी का वो भाग एक ही है। आप पॉलिटी में कवर करो उसे या हिस्ट्री में कवर करो, एक ही बात है। इसके बाद आता है गांधी युग, गांधी युग, और फिर वही स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो जाता है। जब से गांधी आए उसके बाद तो लगातार आंदोलन होते गए। जैसे बंगाल विभाजन के बाद देख लो, स्वतंत्र असहयोग आंदोलन देख लो, उसके बाद चौरी चौरा का कांड हो गया, फिर संविधान आंदोलन हो गया, फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। तो ये सभी क्रम वाइज में हम पढ़ेंगे, गांधी युग व स्वतंत्रता आंदोलन। तो ये है हिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स। मैंने केवल अभी टॉपिक्स बता रखे हैं। अब क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो मैंने अभी इसमें केवल पॉलिटी और हिस्ट्री के ही टॉपिक बता रहा हूँ। जो अगली कल वीडियो डालूंगा मैं, उसमें मैं इकोनॉमी और ज्योग्राफी के भी सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को ऐसे ही आपको बताऊंगा और कैसे कवर करेंगे। आगे मैं जीएस के जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा, और जो ऐसे टॉपिक होंगे जो मतलब मगअप करने हैं वो तो मैं नोट्स दूंगा, और जो समझने वाले टॉपिक होंगे उनको मैं खुद आपको यहाँ पर कराऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, और जो 2 टॉपिक बचे हैं उनको कल करें। तो धन्यवाद आपको। आप इस वीडियो का जरूर फायदा उठाइए और अपनी जीएस की तैयारी को धार देते हुए मतलब ऐसा कवर करिए कि आपको एग्जाम में कभी फिर दिक्कत ही ना हो। तो धन्यवाद, शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलते हैं।